नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की अप्रोच कुछ बदली है? डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर संसद की विशेष चर्चा ने इस सवाल को पैदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसने सभी को चौंकाया। सभी को नरेंद्र मोदी बदले बदले से लगे। फिर राजनाथ सिंह और अरुण जेटली ने सेकुलर शब्द और अंबेडकर की सोच के हवाले ऐसी बातें कही जिसने नई बहस बनाई है। यूं सरकार की तरफ से दो टूक घोषणा है कि संविधान परिवर्तन का इरादा नहीं है, बावजूद इसके सेकुलर शब्द पर बहस शुरू कराना बड़ी बात है। सरकार ने बहस और संवाद की जो नई अप्रोच बनाई है वह राजनीतिक अर्थ लिए हुए है। इसी में फिर जीएसटी विधेयक का भी पहलू है। इस विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जीएसटी का बिल आर्थिक सुधारों में एक अहम कदम है। इस विधेयक पर काम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त में शुरू हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार इस पर मोदी सरकार से अधिक सक्रिय थी, लेकिन प्रदेश और विपक्ष की राजनीति के चलते यह विधेयक अटका रहा। संदेह नहीं कि मूल रूप से कांग्रेस का बनाया विधेयक है। अब उसी में कांग्रेस ने मीन मेख निकाला है। वजह सरकार बनाम कांग्रेस की बिगड़ी केमिस्ट्री है। क्या यह अब सुधर रही है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार में अजीम इत्तेहाद की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद कांग्रेस पार्टी को हिमायती नहीं मिल रहे हैं। आइंदा साल जिन 5 सूबों में इंतखाबात होने वाले हैं, उनमें इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के लिए कांग्रेस के रहनुमा खूब हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कम अज कम 2 सूबों असम और मगरबी बंगाल में कांग्रेस को कोई हिमायती नहीं मिल रहा है। असम के वजीर आला तरुण गोगोई ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रहनुमा बदरुद्दीन अजमल से 2 बार मुलाकात की है, लेकिन अजमल इंतखाबात से पहले मुआहदे के लिए राजी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो खुद वजीर आला बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें सीएम के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए वो इत्तेहाद के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तभी कांग्रेस रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी और अजमल की पार्टी में सांठगांठ है। सूबाई कांग्रेस के सदर अंजन दत्ता ने यह भी कहा कि मुस्लिम वोटों की तकसीम कराने के लिए बीजेपी ने अजमल की पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए हैं। मगरबी बंगाल में भी कांग्रेस को कोई हिमायती नहीं मिल रहा है। कांग्रेस रहनुमा ममता बनर्जी से मफाहमत चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी को तनहा अक्सरियत मिलने का यकीन है, इसलिए वो कांग्रेस को साथ नहीं लेगी। बायां महाज के साथ मफाहमत इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि केरल में कांग्रेस को उसके खिलाफ लड़ना है। केरल में जरूर कांग्रेस का इत्तेहाद यूडीएफ से बना रहेगा और तमिलनाडु में उसे डीएमके का साथ मिल जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को हिमायती नहीं मिल रहे हैं। बीएसपी और आरएलडी दोनों अभी से दूरी बनाए हुए हैं। यूपी में 2017 में इंतखाबात होने हैं। बीजेपी का दिवाली मिलन प्रोग्राम दिवाली के 2 हफ्ते के बाद हुआ। 11 नवंबर को दिवाली थी और पार्टी हेडक्वार्टर में दिवाली मिलन का प्रोग्राम 28 नवंबर को हुआ। जब सहाफियों ने इस बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मसरूफियत की वजह से ताखीर हुई। आगे उन्होंने कहा कि अगर अब भी न करते तो क्रिसमस तक इंतजार करना होता। उनका इशारा अपने गैर मुल्की दौरों की तरफ था, लेकिन दिवाली मिलन प्रोग्राम में ताखीर की वाहिद ये एक वजह नहीं थी। माहिरीन जराये का कहना है कि बिहार के इंतखाबात की वजह से बीजेपी का दिवाली मिलन प्रोग्राम टला। गुज़िश्ता साल वजीर आजम बनने के बाद अपनी पहली दिवाली के 2 दिन बाद ही मोदी ने दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा था। 2014 में 23 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई थी और 25 अक्टूबर को बीजेपी हेडक्वार्टर में दिवाली मिलन का प्रोग्राम हुआ था। इस साल 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद ये प्रोग्राम किया गया, क्योंकि पार्टी के रहनुमा बिहार के बुरे नतीजे के बाद जश्न मनाते हुए नजर नहीं आना चाहते थे। जहाँ तक वजीर आजम की मसरूफियत का सवाल है तो हफ्ते का प्रोग्राम भी उनकी मसरूफियत के बीच ही हुआ। वो बुध को गैर मुल्की दौरे से लौटे थे और हफ्ते को दिवाली मिलन का प्रोग्राम हुआ और इतवार को वो फिर से गैर मुल्की दौरे पर चले गए। ऐसे प्रोग्राम का इनकाद उनके लंदन और तुर्की से लौटने के बाद भी हो सकता था। तब भी वो 2-3 दिन दिल्ली में रुके थे, लेकिन बिहार नतीजों की वजह से इसे ताखीर से किया गया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने वज़रा को नसीहत दी है कि वो लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ाएं और उनके राबते में रहें। बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के बुरी तरह से हारने और मध्य प्रदेश में झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर पार्टी की हार के बाद उन्होंने बताया जा रहा है कि सभी वज़रा से कहा है कि वो लोगों से दूरी बनाकर न रखें। बताया जा रहा है कि पार्टी के रहनुमाओं को सूबाई ओहदेदारान से और पुराने कारकुनान से फीडबैक मिली है कि वज़रा उनसे नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल यही शिकायत गुज़िश्ता हुकूमत के वक्त उत्तर प्रदेश से मरकजी हुकूमत में वजीर बनाए गए कांग्रेस रहनुमाओं के बारे में मिली थी और नतीजा ये हुआ कि उसके सारे वज़रा इंतखाबात हार गए। बीजेपी के माहिरीन ज़राए का कहना है कि वजीर आजम हर बार बीजेपी पार्लियामानी कमेटी के इजलास में कहते रहे हैं कि रहनुमाओं को अपने इलाकों में जाना चाहिए और लोगों के राबते में रहना चाहिए। उन्होंने हर हफ्ते पार्टी हेडक्वार्टर में वज़रा के बैठने का निजाम बनाने का भी हुक्म दिया था ताकि पार्टी के कारकुनान और छोटे रहनुमाओं की बात सुनी जा सके, लेकिन पार्टी रहनुमाओं ने इसे ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। अब बताया जा रहा है कि वजीर आजम ने अब दो टुक अंदाज में कहा है कि रहनुमा अपने हलके में ज्यादा वक्त दें और वज़रा भी लोगों से राबता बढ़ाएं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में 2 दिन तक आईन पर चली मखसूस बहस के बाद आज शुरू हुई अदम रफादारी पर बहस लगभग दिन भर एक ही इशू पर अटकी रही। सीपीएम मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद सलीम की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह पर दिए गए बयान के बाद ऐवान में हंगामा हो गया और सलीम की तकरीर मुकम्मल होने से पहले कई बार ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। दरअसल सलीम ने अंग्रेजी के एक मैगजीन के हवाले से कहा था कि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बीजेपी की जीत के बाद कहा था कि मुल्क में 800 साल के बाद कोई हिंदू हुक्मरान आया है। उन्होंने इसे इशू बनाकर बीजेपी पर अदम रवादारी का इल्जाम आयद किया। राजनाथ सिंह पर दिए गए इस बयान के बाद बीजेपी अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना था कि जब तक मैगजीन में शाये हुई बात सच नहीं हो जाती है तब तक सलीम के बयान को कार्रवाई से बाहर रखा जाए। दूसरी जानिब सलीम और अपोजिशन की दिगर जमातों का कहना था कि अगर मैगजीन में शाये हुई बात गलत है तो राजनाथ सिंह इसकी तरदीद जारी करें। इस मसले पर कई बार ऐवान की कार्रवाई मुलतवी हुई और उसके बाद 4 बजे शाम के बाद कार्रवाई शुरू होने के बाद मोहम्मद सलीम ने अपनी तकरीर को मुकम्मल किया। मोहम्मद सलीम के बयान पर लोकसभा में हुए हंगामे के दरमियान मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने बहस के दरमियान खड़े होकर कहा कि अपने सियासी जिंदगी में वो कभी भी इतने गमजुदा नहीं हुए थे जितना आज हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐवान में मौजूद सभी अरकान और मुल्क भर के लोग, खासकर अक़लियती तबके के लोग भी जानते हैं कि राजनाथ सिंह ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैगजीन में शाये हुई बात सरासर गलत है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर कोई वजीर दाखिला इस तरह का बयान देता है तो उसे एक लम्हे भी ओहदे पर बने रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जब भी बोलते हैं बहुत सोच समझकर और नाप तौल कर बोलते हैं और इसीलिए स्पीकर से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियात में आ रही तब्दीली के मसले पर अमीर ममालिक की सरजनिश की है। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन के जरिए खुशहाल हो रहे तरक्की पजीर ममालिक को बेबाक अंदाज में खबरदार करते हुए कहा कि भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक पर पैदावार को कम करने का बोझ मुंतकिल करना इखलाकी तौर से गलत होगा। फाइनेंशियल टाइम्स में मोदी ने आज लिखा है कि मुश्तरका लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों का उसूल हमारे इज्तिमाई आलात का बुनियाद होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी दूसरा उसूल अखलाकी तौर पर गलत होगा। उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक से कहा है कि माहौलियात में तब्दीली के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा बोझ उठाएं। गौरतलब है कि पेरिस में 180 ममालिक के लिए जान माहौलियात में तब्दीली के खतरे पर गौर खौज के लिए यकजा हुए हैं। पेरिस में चल रहे माहौलियात में तब्दीली से मुताल्लिक इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आज पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वजीर आजम आज ही पेरिस पहुंचे हैं। माहौलियात से मुताल्लिक मुनक़िदा इजलास से अलग दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे के हाल को दरियाफ्त किया। इससे पहले अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकी थी।
बहुजन समाज पार्टी की रहनुमा मायावती ने जीएसटी बिल की हिमायत की है। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर आईन पर मुनक्किदा खुसूसी बहस में हिस्सा लेते हुए राज्यसभा में कहा कि अगर हुकूमत को लगता है कि जीएसटी बिल से मुल्क की मईशत को फायदा होगा तो उनकी पार्टी इसकी हिमायत करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बिल पर गौर खौस के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए सोनिया गांधी और सोनिया गांधी को चाय पर मदऊ किए जाने को लेकर तंज किया और कहा कि बीएसपी इस बिल की हिमायत करने के लिए एक कप चाय तो क्या एक गिलास पानी की भी ख्वाहिश नहीं रखती है। हुकूमत दिल्ली ने आखिरकार जन लोकपाल बिल असेंबली में पेश कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पुराने लीचान प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की मुखालफत के दरमियान इस बिल को आज असेंबली में पेश किया गया। हुकूमत दिल्ली ने 19 नवंबर को इस बिल को अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन बिल का मसौदा मंजर आम पर नहीं लाया गया था। बाद में प्रशांत भूषण ने इस मसौदे की बुनियाद पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि ये लोकपाल नहीं महाजोगपाल है। उन्होंने कहा कि जिस बिल को लेकर तहरीक शुरू हुई थी वो ये बिल नहीं है। प्रशांत भूषण और उनके वालिद शांति भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर नुक्ताचीनी की थी और उनको मंजर-ए-आम पर ओपन बहस के लिए चैलेंज किया था। प्रशांत भूषण ने कहा था कि मरकजी हुकूमत से तसादुम के लिए हुकूमत दिल्ली ने मरकजी वज़रा को लोकपाल के दायरे में लाने की तजवीज रखी थी और इसके साथ ही इल्जाम लगाया कि केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि बिल पास हो। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मोदी सरकार देश दुनिया दोनों में अपनी इमेज को लेकर अब चिंता में है। खासकर आर्थिक सुधारों और विधायी कामों में आए ठहराव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता में डाला हुआ है। उस नाते कांग्रेस और विपक्ष से कामकाजी रिश्ते बनाना प्राथमिकता बनी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐवान में जुमा को जो उन्होंने बयान दिया उसमें सभी ने इस तब्दीली को महसूस किया। जितनी बातों को लेकर उनकी मजम्मत होती थी उन्होंने तकरीबन सभी बातों पर सफाई दी। गुज़िश्ता 60 साल में कोई काम नहीं होने की बात करते रहे मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने काफी काम किया है और साबिका वज़ीर आज़म की बड़ी कुर्बानी है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से ये मजम्मत होती थी कि हुकूमत अक्सरियत के दम पर हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज दबाना चाहती है। इस पर मोदी ने कहा कि अक्सरियत से ज्यादा अहम आम राय है। आइन के तज्जिये के इम्कानात को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी इस आइन को बदलने की बात कहेगा वो खुदकुशी करेगा। वजीर आजम का ये खुतबा हिज़्ब इख्तिलाफ को भी हैरान करने वाला था। उससे एक दिन पहले यानी जुमेरात को उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को और हैरान कर दिया था। जुमेरात की रात को उन्होंने फोन करके कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह से बात की और जुमा की शाम को उनको अपने घर चाय पर बुलाया। दोनों रहनुमाओं से उन्होंने तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत की और इस दौरान हुकूमत के 2 सीनियर वज़रा अरुण जेटली और वेंकैया नायडू ने दोनों को जीएसटी बिल की जरूरत के बारे में समझाया। ये कांग्रेस का लाया हुआ बिल है और इस पर कांग्रेस के रुख से ही पता चलेगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ कामकाजी रिश्ते बनाने की वजीर आजम की पहल कितनी कामयाब होती है। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ रिश्ते सुधारने की इस पहल को देर आए दुरुस्त आए कहा जा सकता है। वजीर आजम को यह कदम पहले उठाना चाहिए था। उनको पता था कि हुकूमत के पास ऐवान बाला में अक्सरियत नहीं है और इसलिए इक्तिसादी इस्लाहात या किसी भी इस्लाहात से जुड़े हुए बिल पास कराने के लिए ऐवान बाला की जरूरत होगी। लेकिन पहले हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ रिश्ता सुधार की कोशिश की बजाय हुकूमत के मैनेजरों ने ऐवान बाला की रजामंदी पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक सीनियर वजीर ने 2 बार कहा कि ऐवान बाला को अडंगेबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके मेंबरान आम लोगों की तरफ से मुंतखब किए गए नहीं हैं। इसे लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ खूब तकरार हुई। बहरहाल अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ रिश्तों को सुधारने की पहल की है। बीजेपी के पहले वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने अक़लियत की हुकूमत चलाते हुए जिस तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ का ताउन हासिल किया वो नरेंद्र मोदी के लिए एक मिसाल हो सकता है। उन्हें अगर अपने फैसलों को नाफिज करना है, इस्लाहात को आगे बढ़ाना है और लोगों से किए गए वादे पूरे करने हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ का ताउन चाहिए होगा, वरना सभी बिलों की वही हालत हो सकती है जो तहवील आराजी बिल की हुई है। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ ताउन बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत या पार्टी अपना एजेंडा छोड़ दे। अपने एजेंडे पर रहते हुए भी हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ
साथ महंगी बढ़ाई जा सकती है। अब हुकूमत इसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है। एक तरफ वजीर आजम ने महंगी वाली बातें करके हिज़्ब इख्तिलाफ को नरम किया, तो दूसरी जानिब मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सेक्युलर अल्फाज के नाजायज इस्तेमाल की बात करके इसे हटाने पर बहस चलवाई। वजीर खजाना अरुण जेटली ने हिटलर के बहाने कांग्रेस की लगाई इमरजेंसी को याद किया। इसका मतलब है कि बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर कायम रहते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ कामकाजी रिश्ते बनाना चाहती है। कांग्रेस रहनुमा भी इस दांव को बखूबी समझ रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रधानमंत्री और सरकार के बदले अंदाज पर चर्चा करेंगे। संसद में जीएसटी बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो होगा उससे राजनीति के भावी संकेत मिलेंगे। सवाल है, बिहार में चुनाव हारने के बाद भाजपा हाईकमान की सोच में क्या कुछ बदलाव आया है? विपक्ष को हैंडल करने की सरकार की रीति नीति क्या कुछ बदलती लगती है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, संविधान को लेकर लोकसभा में जो बहस हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया और उससे पहले राजनाथ सिंह ने लोकसभा में, अरुण जेटली ने राज्यसभा में जो लाइन ली, क्या ये लगता है कुछ सरकार की और प्रधानमंत्री की रणनीति और अप्रोच में कुछ फर्क आया? जरूर आया सर। मुझे लगता है कि मतलब एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, मतलब समय के साथ साथ एक्सपीरियंस के आधार पर टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी बदलता रहता है। अभी ये परसेप्शन हो रहा था कि सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी जी रीच आउट नहीं कर रहे हैं और वो हमारे देश का जो प्लुरलिज्म है, उनको नेहरूवियन मॉडल है, ये सब जो धर्मनिरपेक्षता है, इनको कदर नहीं करते हैं और वो बहुत ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और एक तू मैं संस्कृति वो देश में ले आ रहे हैं, जिसके कारण देखिए ना, इंटॉलरेंस के इशू में भी कितना मतलब पूरी देश में एक डिबेट खड़ा हो गया था। और इस समय नरेंद्र मोदी जी ऐसे एक इशू जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट, और हमको याद आ रहा है वो स्पीच देने के समय ये भी कहा कि ये जो छोटी प्रयास है इसको हम पार्लियामेंट के बाहर ले जाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे। तो जनता के बीच में ले जाएंगे, इसका मतलब पार्टी के तरफ से भी प्रोग्राम लिया जाएगा। संविधान को, जैसे वो गुजरात में वो जो एक हस्ती के ऊपर वो सब जो उदाहरण दिया उन्होंने, तो वो हाथी के ऊपर, तो ये एक प्रोग्राम, एक स्ट्रैटेजी, ये 100% कंफर्म है कि एक अप्रोच में एक बदल, वो अप्रोच क्या है कि जो परसेप्शन, गलत परसेप्शन नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि एक बार तो नरेंद्र मोदी खुद कुछ लोगों को बताया था कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप मुद्दा ढूंढते ढूंढते कम से कम चलो नरेंद्र मोदी को एरोगेंट कैंपेन करना शुरू कर दो। नरेंद्र मोदी के बारे में और कुछ नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, तो चलो एरोगेंस के इशू ले आओ। तो अभी वो एरोगेंस के इशू पॉलिटिकल इंटॉलरेंस तक जब पहुंच गए तब ये स्ट्रेटेजी लिया गया है। इसकी क्या ये कारण माना जाए कि बिहार में चुनाव में हार हुई उसके चलते, या संसद के अंदर आर्थिक सुधारों के बिल पास करवाने उसके चलते ये रणनीति बदली है? मुझे लगता है सब कुछ मिला के। देखिए, कभी कभी चुनाव का जो पराजय, वो पराजय भी एक शिक्षा देते हैं हम लोगों को कि ये पराजय क्यों हुआ है, और वो पराजय के कारण सिर्फ मीडिया के कारण हार हो गया है, सिर्फ प्रतिपक्ष के लिए और कास्ट इक्वेशन के लिए हार हो गया है, ऐसे नहीं है। कुछ आत्मसमीक्षा का भी मौका आता है जब चुनाव में पराजय होता है। लेकिन जयंत जी, उसके अंदर अंबेडकर के हवाले सेकुलरिज्म के शब्द को लेकर राजनाथ सिंह ने जो कहा, या अरुण जेटली ने हिटलर का जो उदाहरण दिया कि इमरजेंसी और कांग्रेस को जिस तरह एक एक उदाहरण के साथ में धोया, ये जो बात हुई, तो ये एक तरह से अपने एजेंडे को भी एक तरह से सरकार आगे करते हुए अपने कायदे से उस पर बहस बनाने की कोशिश है। ये इसमें देखिए, इसमें डबल स्ट्रेटेजी भी है ना, क्योंकि ऐसे नहीं है कि अरुण जेटली और राजनाथ सिंह जी जो कर रहे हैं उसके कोई होमवर्क नहीं है। मतलब आप किस तरीके से बोलेंगे, क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसके तो मतलब एक स्पॉन्टेनिटी होती है। लेकिन कुल मिला के स्ट्रेटेजी यही था
कि जैसे अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि बेसिकली जो हिंदुत्व के भी जो इशू है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और संविधान जो है वो रिलीजियोसिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन संविधान एंटी रिलीजियन भी नहीं है। तो इसीलिए राजनाथ और अरुण तो ये बीजेपी का जो बेसिक फिलोसॉफी है उसको भी आगे कर रहे हैं। इसे देखिए, बीजेपी का बेसिक फिलोसॉफी को भी आगे कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो पुराने सरकार भी कोई अच्छा काम नहीं किया, प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि जितने प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने काम किया, योगदान उनका, ऐसे नहीं है कि कोई काम नहीं किया, ये बोलना भी खासकर नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो परसेप्शन है कि वो सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, तो इसमें भी एक दोनों तरफ से देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक तरफ से कांग्रेस से लेके मीडिया से लेके सबको रीच आउट कर रहे हैं, ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ राजनाथ और अरुण जेटली पार्टी के फिलोसॉफी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसमें एक स्ट्रैटेजी है। इसी के साथ में क्योंकि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को चाय पे बुला के जीएसटी को लेकर जैसे रीच आउट किया, तो क्या ये लगता है कि इसमें विपक्ष की तरफ से जो शिकायत थी कि नहीं कोई डायलॉग नहीं होता, ये नहीं, वो अब स्थायी तौर पर टूट गया है? देखिए, इस जीएसटी को लेकर पर्दे के पीछे क्या राजनीति हुई है? नहीं, देखिए, सरकार भी महसूस कर रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक्सपीरियंस से शिक्षा लाभ होता है, कि लास्ट पार्लियामेंट सेशन में क्या हुआ था, और उसमें अगर आप एकदम बातचीत नहीं करेंगे और आपने जो मतलब आपका जो मतलब रुख है उसमें आप रहेंगे और उसमें कोई डायल्यूशन नहीं करेंगे, तो हाउस चलने नहीं देंगे। और ऑपोजिशन को भी लग रहा है, जैसे राहुल गांधी जी ने भी कुछ मीडिया पत्रकारों के साथ बातचीत किए हैं और ये भी संदेश दिए हैं कि अगर सिर्फ हंगामा करते रहेंगे तो उसका भी परसेप्शन आम जनता में अच्छा है, नहीं तो उस नाते ऐसे नहीं है। उस नाते आप मानते कि जीएसटी के ऊपर अब समझौता हो जाएगा, कांग्रेस मान जाएगी और कुछ न कुछ रास्ता निकल के पास होगा? मुझे लगता है, क्योंकि जीएसटी जो है जितना चीफ मिनिस्टर है, हम तो तरुण से लेके कांग्रेस नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर पी चिदम्बरम या जो इनकी जो बहस है उसका क्या होगा, आनंद शर्मा और इनका? नहीं, देखिए, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, कांग्रेस का जो बिल था वो तो कांग्रेस ने ही किया था, और उसमें जो 3 शर्त है, कंडीशंस, 3 कंडीशंस, उसमें बीजेपी का पोजीशन जो था कि हम कंप्लीटली डायलूट नहीं करेंगे, ये जो है ना कि कांग्रेस, सोनिया जी कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अरुण जी कह रहे हैं कि हम डायलूट नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये तो एक पोस्चरिंग का पॉलिटिक्स है, लेकिन अंदर में दोनों तरफ से एक राय बन गई, छोड़ने का भी सिलसिला चल रहा है। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।